हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी मैंने फिनिश कर दी है पॉलिटिकल साइंस की, और आज ही हम अपना 10th क्लास की शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी, और ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो आपका ये डेली 12 बजे वीडियो आता है, तो मैंने सोचा मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ, क्लास 12 तक कंप्लीट कर देती हूँ आपको। और जो मैंने आपको हिस्ट्री का वादा किया है तो उसकी टाइमिंग मैं आपकी चेंज कर रही हूँ। तो ये 12 बजे सिर्फ आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी आएगी, जिसे 12th क्लास तक हम फिनिश करने के बाद ही फिर यहाँ पे कुछ और शेड्यूल होगा, ठीक है। और हिस्ट्री का जो है आपका, उसकी टाइमिंग मैं चेंज कर देती हूँ। या तो सुबह आपकी 9 बजे आ रही है वो, या तो फिर आपकी मैंने सोचा, मतलब जब तक आपको ये वीडियो मिलने वाला है, जैसे मैं आज आपको ये कर रही हूँ, ऑलरेडी आपका हिस्ट्री का जो है ना शेड्यूल हो चुका है। और चूँकि मैं ये वीडियो आज आपको कर रही हूँ, तो ये पहले ही मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ क्लास को, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपका शेड्यूल हो गया है, आपका पॉलिटी क्लास 9th की और क्लास 10th की हिस्ट्री, क्लास 9 की हिस्ट्री साथ साथ ही चल रही है। तो लेकिन टाइमिंग अलग है, ये आपकी 12 बजे आती है, जिसमें हम 9th क्लास फिनिश करके 10th क्लास पे पहुंच चुके हैं आज। और इसके साथ ही 9th क्लास की आपकी हिस्ट्री जो है वो आपकी सुबह मैं 12 बजे शेड्यूल कर रही, सॉरी सुबह 8 बजे शेड्यूल कर रही हूँ उसको, तो वो 8 बजे आपकी आ रही होगी। तो उसको यहाँ पे ये बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेड्यूल कर चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप 8 बजे जो क्लास आती है आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी की, उसमें आप 9th क्लास की हिस्ट्री को देख सकते हैं। 7th क्लास तक मैंने कंप्लीट करा, उसके बाद 9th क्लास से आपकी बुक्स अलग हो जाती है, इसलिए अलग अलग शेड्यूल पर आ रहा है ये। तो हम 9th क्लास की पॉलिटी ख़त्म कर गए हैं। आज हम 10th क्लास का पहला लेसन कर रहे हैं, जिसमें है हम आज पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। स्टडी विद अनु, पेन चेंज कर लूँ क्या? सेम पेन लग रहा है मुझे। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो पेन को कर लेते हैं चेंज, कर लेते हैं ब्लू, बहुत दिन से पर्पल चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे का सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं, और ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है। चलिए पढ़े। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी, कभी कभी कुछ शब्द ऐसा लगता है जैसे बोल ही नहीं पा रहे हैं, जो कि इतना टफ भी नहीं है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं।
बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। सॉरी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% हैं। ये आप देख सकते हो, बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र का है। ठीक है, यहाँ पर हम बात बोले और ये देखो ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, ये ग्रीन कलर का। वेलोन फ्रेंच भाषी है रेड कलर से, फ्लेमिश डच भाषी है येलो कलर से या ग्रीन कलर से, और जर्मन भाषी आप देख रहे हो जिसमें ब्लू कलर की लाइन्स दी हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र हम इसमें देख सकते हैं। एथनिक या जातियाँ, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपने संस्कृति को अलग मानता है, यानी ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ
कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुसंख्यकवाद क्या है। तो ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक हो तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अब यहाँ पे कोलंबो आप देख सकते हो, बट्टी का लोवा देख सकते हो, टिंको माली देख सकते हो और येलो कलर से सिंगली है। श्रीलंकाई तमिल आपका ऑरेंज कलर से दिया हुआ है। भारतवंशी तमिल आपका डार्क मरून है और मुसलमान आप इसमें देख सकते हो बीच बीच में से स्पॉट्स दिए हुए हैं जो गोल गोल से वैसे। आगे बढ़े। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीतिक संगठन बने। अब बात करते हैं बेल्जियम की। एक सेकेंड, संगठन बने, हाँ ये ऊपर का है। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, पर टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग कर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। अब बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी की। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषीय समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है, ये देख सकते हैं। भला कोई समाधान हुआ? चलिए, केंद्रीय और राज्य स्तरों के सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया है। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ लें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है।
इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता तो इससे देश की एकता की संकट पड़ सकती थी। देश की एकता ही संकट में पड़ सकती थी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वो बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के डच माध्यम के स्कूल में पढ़ाती हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं। अब ये है खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी ये सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, ये कहानी सुनना शुरू किया और कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। आदमी शहर के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी मस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसा ही लड़ाई में मारा गया। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वो ना तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था की शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए जहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौतों को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं?
आइए सत्ता की साझेदारी के रूप को देखते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ही यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए इसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर वो संसद के अधीन काम करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि ये 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसी कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पे गौर करेंगे। ठीक है।
सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है कि सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियां किसमें आती हैं। तो यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। तो बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। अब बताइए, कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोगो मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे और वे ये भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों की भी राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर कौन किसके साथ में सत्ता का साझा कर रहा है ये हमने देखा। अब यहाँ पर हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली हम नहीं करेंगे और इसी के साथ हमारा ये पहला वाला चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, वो हम कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे एग्ज़ाम के लिए। मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ तो अच्छा लग रहा है ये भी, और समझ आ रहा है। और मेंस निकलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर हमारा एल्टीग्रेड का प्री के साथ मेंस तो होगा ही होगा, तो मेंस के लिए हमें काफ़ी इससे आइडिया मिल रहा है कि हमें मेंस में कैसे कैसे पॉइंट्स को रखना पड़ेगा या हम रख सकते हैं। तो काफ़ी से मदद मिल रही है एनसीईआरटी से। तो अगर आपको भी ये थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा दूसरों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, स्टडी बटन के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।